तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, अगर किसी चीज़ को ठोकर लग जाए या तो बिखर जाती है या तो वो टूट जाती है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसी शय है जिसे ठोकर लगने के बाद ही वो कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि ठोकर लगने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उससे कौन सी गलती हुई है। उसके बाद ही वो कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, खैर ये तो रही ज्ञान की बातें। चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से। उससे पहले उनके काम पर एक झलक डालते हैं। ये देखिए, हमारे आज के मेहमान का जन्म हुआ मोगा, पंजाब में। इनके पिता एक बिजनेसमैन थे और माताजी प्रोफेसर थीं। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, इसलिए बच्चा भी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद नागपुर आ गया, जहां इसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी दौरान कुछ दोस्तों ने कहा कि उनको मॉडलिंग करनी चाहिए। ये किशोर भी उनकी बातों में आ गया और इसका रुझान पढ़ाई से ज्यादा हीरो बनने पर लग गया। 500 रुपए की फीस भरकर फैशन शो का हिस्सा बने। धीरे धीरे मॉडलिंग का काम मिलना शुरू हो गया। नागपुर से मुंबई आए, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। शायद ही कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर होगा जिसके यहाँ इन्होंने अपनी तस्वीरें न छोड़ी हो। मुंबई तो नहीं, पर हाँ, साउथ के एक प्रोड्यूसर को इनकी फोटो पसंद आ गई और उसने इन्हें साउथ की फिल्म में काम दिया, जिसने इस सितारे को रातों रात चांद बना दिया। इस चांद की रोशनी से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा और आखिर इनकी कोशिशों से इन्हें यहाँ भी काम मिलने लगा। हीरो बनने की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर एज ए विलेन दर्शकों ने इन्हें बहुत बहुत पसंद किया। तो आइए मिलते हैं हिंदी फिल्मों के सबसे हैंडसम, हॉट और फिट विलेन, आप सबके चहीते छेदी लाल यानी सोनू सूद से। दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान सोनू सूद जी। चलिए उन्हें बुलाते हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आइए। सोनू, सब मैं आपको सोनू बुला सकती हूँ ना? हाँ, सोनू, आपको यहाँ आकर कैसा लगा बताइए। बहुत अच्छा। इनफैक्ट जब मैं एंट्री ले रहा था रोड से, तो दूरदर्शन का जो पहले लोगो देखा तो बचपन की सारी यादें हैं वो ताज़ा हो गई कि जब शुरू होता था शाम को 5, साढ़े 5 का इंतज़ार रहता था और फिर टीवी देखा करते थे और पूरे स्टाफ से मिले, पूरे कॉरिडोर्स में घूमे। था आई थिंक बड़ी स्पेशल मेमोरीज हैं जब भी मैं कभी भी दूरदर्शन आता हूँ। और आपसे मुलाकात होनी थी तो और भी एक्साइटेड था। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ जी। अच्छा, आप पंजाब से हैं जी, मोगा से हैं, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, हम जानना चाहेंगे, और आपकी परवरिश के बारे में और आपके माता पिता के बारे में। जी, मैं मोगा एक शहर है। मुझे याद है कि जब मैं शुरू में आता था तो बताता था मैं मोगा से हूँ, तो लोग पूछते थे कहाँ है मोगा, तो मैं बोलता था लुधियाना से 60 किलोमीटर पास है, फिरोजपुर और लुधियाना के बीच में आता है। और फिर जब फिल्मों में काम करना शुरू हुआ तो लोगों को पता चल गया कि मोगा नाम का शहर है जो पंजाब में है। छोटा सा शहर है, लेकिन पढ़ाई मेरी वहीं से हुई। मेरे मदर फादर वहीं पले बड़े हुए, तो 12th तक वहीं पढ़ाई की और फिर मैंने नागपुर से मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स में। और फिर एक्टिंग की तरफ रुझाव हुआ तो स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आ गया। तो जो ज़िंदगी का दौर था खुद ब खुद रास्ते दिखाता गया, बट लग रहा था कि एक इस फील्ड में आके ट्राई करना है जहाँ पर पहचान कुछ नहीं थी, पर आई थिंक माँ बाप की दुआएं थी जो रास्ते खुद ब खुद खोलती गई। अच्छा, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप जो स्कूल में पढ़ते थे वहाँ आपकी माताजी भी पढ़ाती थी, आप की ट्रेनिंग पढ़ाई की माताजी से हुई है?
मेरे मदर प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो मेरी प्रोफेसर, हाँ। कॉलेज में मेरे वो एक्चुअल टीचर थे, जी। लेकिन बचपन में बड़े स्ट्रिक्ट थे मदर की, उनका था कि बच्चों को बनना है ज़रूर कुछ। जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी 2 बहनें हैं, जो बड़ी सिस्टर है वो साइंटिस्ट हैं इस समय, ओह। यूएस में है, छोटी सिस्टर भी पढ़ाती हैं, और मैं इंजीनियर बन गया। तो मदर रोज़ सुबह 4:30-5 बजे उठाती थी, एक ज़िंदगी की रूटीन बनी हुई थी लाइफ की, और आज भी बरकरार है। आज भी चाहे शूटिंग हो या ना हो, लेकिन मैं सुबह 5:30-6 बजे उठते ही हैं हम लोग। तो वो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके माँ बाप आपको डिसिप्लिन दे दें लाइफ में, हाँ। तो पूरी ज़िंदगी आपको फ़ायदेमंद रहता है। जी। और आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर की कपड़े का शोरूम जी। है मोगा में, आज भी है। अच्छा। आई लॉस्ट हिम लास्ट ईयर, 1 साल पहले आई लॉस्ट हिम, पर फिर भी मैंने उसे मेंटेन करके रखा हुआ है। वैसे ही सारा स्टाफ है, सब वैसे ही काम होता है। तो बड़ी मेमोरीज है मेरी उनके साथ। मैं जाता था बहुत रेगुलरली उनकी शॉप पे, जब भी वक्त मिलता था बैठता था वहाँ पर। जी। फिर जब थोड़ा सा फिल्म लाइन में पॉपुलर होना शुरू हुए तो बैठना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग बहुत आते थे। लेकिन जब भी मैं पंजाब जाता हूँ, मैं हमेशा वहाँ समय तो अभी भी बिताता वो हूँ। शॉप है? जी, अभी भी है शॉप। अच्छा, उसका नाम बॉम्बे क्लॉथ हाउस है। ओके। और वैसे ही स्टाफ है जो इतने करीबन 65-70 ईयर्स still working. से शॉप है, बड़ी पॉपुलर शॉप है शहर में। तो आज भी वैसे ही हम लोग चलाते हैं, और कोशिश करूँगा कि चलती रहे हमेशा, उनकी जो नाम है वहाँ पे बना रहे। अच्छा, आप इंजीनियरिंग आपने किया, ये एक्टिंग का शौक कब से हुआ? मतलब आप वहाँ जब मोगा में थे उस वक्त से आपको था, या बॉम्बे आने के बाद आपको ये शौक हुआ? नहीं, मुझे नागपुर में एक्टिंग का कीड़ा काटा है, जैसे बोलते हैं कि 3rd ईयर में था मैं, 2nd-3rd ईयर में, तब मेरा एक ग्रेवियारा मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट होता है, तब उसके मैंने कुछ ऐड देखी न्यूज़पेपर में, मैंने भरा, तो सिलेक्शन भी हो गया, वहाँ पे गया भी। टॉप के जो 3-4 लोग थे उनमें नाम भी सिलेक्शन आ तो होना गया। ही था, यू आर सो हैंडसम। थैंक यू सो मच। तो फिर सब दोस्तों ने बोला कि क्यों ना कोशिश करके तुम ट्राई करो, हाँ। एक बार मुंबई जाओ। पर मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरा ये था कि मैं जल्दी से मेरी वो 4 साल की पढ़ाई ख़त्म हो और मैं माँ बाप के पास वापस जाऊँ और उनकी हेल्प करूँ। लेकिन जब इस फील्ड की तरफ एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आया तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मैं 1 साल कोशिश करना चाहता हूँ मुंबई जाके। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद एक रेजिस्टेंस मिलेगी मुझे वहाँ से, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम्स, और हम लोग आपके साथ हैं, और अगर गए हो तो बन के आना वहाँ पर। तो आई थिंक उनका जो इंस्पिरेशन उन्होंने दी, ये बात अच्छी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप 1 साल जाकर ट्रैक करो, अगर नहीं हो तो 1 साल के बाद वापस आ जाओ, ऐसे नहीं कहा। इनफैक्ट मेरे मदर और फादर हमेशा मुझे लेटर्स लिखा करते थे, बड़ी इंस्पिरेशनल लेटर्स। मेरे मदर लिटरेचर बैकग्राउंड था, हिस्ट्री इंग्लिश का, तो बड़ी इंस्पिरेशनल लाइंस लिखते थे कि जब आप मुंबई में स्ट्रगल करते हो और फिर काम इतनी आसानी से नहीं मिलता, लोग भी नहीं मिलते, काम की तो बात की बात है, लेकिन उनकी जो लेटर्स आज भी मेरे पास सब संभाल के रखी हुई, एक पूरी मेमोरीज की फाइल है। करीबन जिस दिन से मैं कॉलेज में पढ़ाई की उस दिन से लेके जब तक मदर थे 2007 तक, उस 17 साल की 18 साल की सारी लेटर्स मेरे पास आज भी संभाल के रखी हुई हैं। और जब भी आई फील लो और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़िंदगी में इंस्पायर होना, तो आई गो थ्रू दोज लेटर्स एंड आई रीड देम। सो आई फील कि उन्होंने वो जुनून बरकरार रखा मेरा इस शहर में। बिल्कुल। अच्छा, लोग पढ़ने के लिए ज़्यादातर या तो दिल्ली जाते हैं या बॉम्बे आते हैं, आप नागपुर कैसे पहुंच गए? उस समय जब मैं पंजाब में था तो उस समय नॉर्थ का माहौल बहुत ख़राब था, टेररिज्म पीक पे था, सब कुछ था, और उनको था कि इसको नॉर्थ से निकाल के कहीं पे बाहर भेजना। उस समय नागपुर का नाम बहुत चर्चा में था कि पढ़ाई के कॉलेजेस बड़े अच्छे हैं, और कुछ लोग गए हुए थे वहाँ पर हमारे शहर से, तो फिर नागपुर पहुँच गए। बोलते कि जहाँ पर दाना पानी आपका लिखा हुआ खुद ब खुद खींच लेता, तो आई थिंक नागपुर में लिखा था, इसलिए पहुँच गया वहाँ पर। तो बॉम्बे कितने साल हो गए आपको बॉम्बे आए हुए? मैं बॉम्बे करीबन 98 में आया था, 98-99 में। और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा मैं पहले दिल्ली में 5-6 महीने थोड़ा वक्त बिताया कि मैं पहचान जाऊं कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। थोड़ी मॉडलिंग शुरू किया, और फिर एक दिन अचानक मेरे दोस्तों ने बोला कि यार ऐसे कुछ होगा नहीं। मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था कि मैं कुछ मॉडलिंग से पैसे सेव करूं और वो मुझे बॉम्बे में 2-3 महीने सर्वाइव करवा सके। तो जब भी इकट्ठे होते थे, खर्च हो जाते थे, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे पास 5,500 रुपये थे। और उस 5,500 रुपये मैंने बोला कि चलो आज बॉम्बे चला ही जाए। फिर अचानक ट्रेन में भी बैठ गया और बॉम्बे की तरफ रुख भी कर लिया, और फिर शुरुआत हुई। और
आज आपके सामने और मॉडलिंग करते वक्त शायद आपने 500 रुपये देना पड़ा या लेना पड़ा, व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? नागपुर में मुझे याद है कि मैं सेकेंड ईयर में था जी। और जैसे मैं कॉलेज से अपनी क्लास से बाहर निकला तो एक हमारे दोस्त हैं दिनेश मिश्रा नाम के नागपुर के, तो बाहर वेट कर रहे थे। कहते यार हम एक फैशन शो कर रहे हैं तो आप उसमें कीजिए, आप आके यू हैव गॉट द हाइट एंड ऑल। मैं क्या हाँ ज़रूर। तो कहते उसकी एडमिशन फीस है थोड़ी सी, तो 500 रुपीज़। मैंने बोला कि ठीक है मैं भर दूंगा यार। तो मैंने वो 500 रुपये दिए और उसकी एडमिशन ली और फिर मैं यू नो उस फैशन शो में मुझे मौका मिला करने का। और बाद में करते करते पता चला यार ये तो इसने ऐसी ज़बरदस्ती 500 रुपये ले लिए। तो मैंने बोला कि यार वापस कर चलो 500 रुपये, बहुत तूने 30 दिन बहुत मेरे से रिहर्सल करवाई है। सो इज़ ए ग्रेट डियर फ्रेंड। फाइनली शो हुआ? वो शो हुआ, अच्छा, बाकायदा शो हुआ और हाँ। यू नो अच्छा गया। एंड वहाँ से थोड़ा सा यू नो इसकी तरफ आए। अच्छा हाँ, ये शो कैसा था? सिर्फ मतलब कपड़ों का था या कोई एक गेस्ट फैशन शो जैसे होता है यू नो नागपुर में अच्छा। उस समय दौर का बड़ा शो माना जाता था। बट आज जब मैं उसके कुछ देखता हूँ, पिक्चर्स देखता हूँ तो लगता है कि यार क्या कर रहे थे हम लोग। बट आई थिंक वो पहला स्टेप था। Yeah, you know, first experience always, you know, it's whether it's funny or good or bad, you will never forget. Yeah, it's very special. और आपका पहला ब्रेक बॉम्बे में कैसे मिला? You used to go and meet people? मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे पास 5,500 रुपये थे जी। तो मैंने सोचा था कि मैं घर से पैसे नहीं मंगाऊंगा एंड आई हैव टू डू इट ऑन माई ओन। जबकि मेरे फादर मदर ने कहा कि तू विल बाई यू अ फ्लैट, तुम वहाँ पर रहे, तेरे को क्या ज़रूरत है स्ट्रगल करने की, और द ओनली सन। बट आई वांटेड टू गो थ्रू दैट ग्राइंड कि मैं देखूँ कि होता क्या है। सो मैंने उन्हें कभी बताया नहीं कि मुझे क्या परेशानियाँ हैं और मुझे लगा कि वो 5,500 रुपये एक आध महीना मेरा चल जाएगा काम और उस दौरान कुछ काम मिल जाएगा एंड देन हाउ द साइकिल विल रन। पर मेरे 3-4 दिन में ख़त्म हो गए पैसे। यू नो बॉम्बे में जब आया एक बाइक जब मैं अपनी लेकर आया ट्रेन से तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, 2-2.5 हज़ार उसमें चले गए। थोड़ा सा डिपॉजिट दिया जहाँ पे पेइंग गेस्ट था तो ख़त्म हो गए पैसे। तो मुझे लगा कि यार समय आ गया कि मम्मी पापा को फ़ोन करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता था करना। बट ऑफिस जब मैं जाता था पिक्चर्स देने के लिए तो एक ऑफिस था सुनो, सॉरी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। उसके वापस आने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे या इसके साथ। दोस्तों हम बातें कर रहे हैं सोनू सूद के साथ, जाइएगा मत, हम अभी लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बातें जारी रखते हैं डैशिंग हैंडसम सोनू सूद के साथ। हाँ तो सुनो, आप बता रहे थे आपके बाइक के बारे में, तो वहाँ से हाँ। तो मैंने पैसे वैसे ही खर्च हो गए तो मुझे लगा कि समय आ गया कि मदर फादर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तभी मुझे एक कॉल आया एक ऐड के लिए। तो मुझे याद है कि एक जूतों की कंपनी की ऐड थी और उन्होंने बोला कि हम आपको 2000 पर डे देंगे तो आपको फिल्म सिटी में आना है शूट के लिए। मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, 6000 और मिल गए, 3 दिन का काम है तो अभी और गाड़ी चल पड़ेगी आगे। तो जब मैं वहाँ पे सेट पे पहुँचा तो मेरे जैसे और 15-20 बॉडी शॉडी वाले लड़के थे। मैंने बोला कि यार ये क्या करवा रहे हैं। सो मुझे याद है कि उन्होंने एक जंगल का सेटअप था जहाँ पे हम लोग सब ट्राइबल्स बने थे और मैं पीछे ड्रम्स बजा रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है। तो उस ऐड में मैं कभी दिखाई भी नहीं दिया, मैं कहीं पीछे बजा रहा था ड्रम्स 3 दिन तक। और जब मैंने देखा यार ऐड में दिखाई नहीं दिया, कहाँ खड़ा किया हुआ था मुझे। सो बट वो जो 6000 रुपये मुझे मिले उससे गाड़ी आगे बढ़ी और यू नो फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। बट आई थिंक दैट वाज एन एक्सपीरियंस और आज भी सीख ही रहे हैं जी। अच्छा, आपने इसके पहले तो आपने कभी एक्टिंग नहीं की थी, तो फिल्मों में काम करने से पहले आपने कोई एक्टिंग कोर्स लिया था अपने क्लास? मैंने किशोर नमित कपूर की क्लासेस लगाई थी उनकी, और कि मैं जानना चाहता था कि है क्या यू नो वहाँ पर होता कैसे है। तो वो 1-1.5 महीना मैंने जब क्लासेस लगाई तो मुझे फर्स्ट मुझे याद है कि साउथ के प्रोड्यूसर्स आए हुए थे, वो हीरोइन की तलाश कर रहे थे। वहीं पे मुझे किसी ऑफिस में मिल गया। तो मैंने बोला कि आप मेरी पिक्चर्स भी रख लीजिए। तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, हम तो लड़की को ढूंढने आए। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं सर, पड़ी रहेंगी आपके ऑफिस में, रख लीजिए आप। सो दे टुक माई पिक्चर्स और वो पिक्चर्स उनके ऑफिस में चेन्नई में किसी ने देखी और उन्होंने बोला कि इस लड़के को बुलाया जाए। और उस समय पेजर होता था मेरे पास और मेरे पेजर पे मैसेज आया कि आर यू इंटरेस्टेड इन अ साउथ मूवी। सो मैं फिर फटाफट ट्रेन पकड़ के चेन्नई गया एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन साउथ फ्रॉम माय फर्स्ट तमिल फिल्म। Which was, कौन सी फिल्म थी वो? विजयकांत थे उसके एक्टर। तो विजयकांत ने पिक्चर देखी थी और उन्होंने बुलाया और फिल्म का नाम था कल्लड़गर जी। तो वहाँ से साउथ की तो क्या रोल क्या था आपका उसमें? उसमें नेगेटिव मैं प्ले कर रहा था और डबल रोल था, टाइटल रोल था एक्चुअली पिक्चर का वो। और पहली फिल्म में और बड़ा अच्छा नाम आया था उस फिल्म से। फिर अचानक साउथ में
एक बज़ हो गया कि यार इस लड़के को कास्ट किया जाए। फिर मैं बिजी हो गया साउथ में, तमिल की फिल्म्स में, फिर तेलुगु की फिल्म शुरू हुई। हाँ, आपकी मैंने बहुत सारी तेलुगु फिल्में देखी और डैम गुड इन दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपको उस वक्त ऐसा लगा कि अरे मैं कहाँ साउथ की फिल्में कर रहा हूँ, मुझे तो हिंदी फिल्में करनी है, या यू आर वेरी हैप्पी डूइंग तेलुगु फिल्म्स एंड तमिल? बोलते हैं मैम कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, पर मुझे कैमरे के सामने आना था, मुझे सीखना था काम, क्योंकि मुझे काम आता नहीं था, मुझे कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। सो लेकिन मैंने साउथ में सीखा बहुत कुछ, उनके साथ काम करके, और आई थॉरली एंजॉयड। मुझे याद है कि मैंने पहली जो फिल्म की थी साउथ की, तो मुझे प्रोड्यूसर बोले कि आप कितने पैसे लोगे फिल्म के? मैंने बोला कि सर देख लो आप, जो आपको ठीक लगता है। बोले कि 50,000 आपका 8 महीने का काम है। तो मैंने बोला ठीक है सर, 50,000 गुड। तो मैं बड़ा खुश बाहर आया। तो मेरा जो कोऑर्डिनेटर था बोला कितने में पिक्चर ओके की? मैंने बोला 50,000 में। कहता क्या आप पागल हो गए यार, 50,000 कोई अमाउंट होता है यार, 8 महीने का काम है। मैंने बोला यार क्या पता, अगर ज़्यादा मांगते हो तो निकालना देते फिल्म से। तो इट्स गुड, लेट्स स्टार्ट। देन आई कॉल्ड एवरीवन। वहाँ से मुझे याद है पीसीओ से रुक के मैंने सबको बताया कि फाइनली आई हैव साइंड माय फर्स्ट फिल्म, एंड वाज अ वेरी स्पेशल डे। या पहली फिल्म जब करते हैं तो यू डोंट थिंक अबाउट मनी, बस एक बार कैमरे के सामने आ जाए। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी, यू विल नॉट बिलीव। आई डिड इश्क 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 जी, 5,000 Dev Saab paid me. I said no problem. 100%. Yeah, I mean I was very happy. For me 5,000 was a lot of money that time. तो मैंने बहुत खुशी फिल्म कर ली, लेकिन आज अगर सोचे तो लगता है हाँ इतने में कर लिया था हमने। So that doesn't matter. कैमरे के सामने आना इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, मुझे ये पूछना था, आप जब तेलुगु फिल्में कर रही थी, ज़बान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी? मैंने क्या था कि मैं ना डायलॉग्स याद करता था, एकदम रटा मारता था उसको, कि मुझे पता चल जाए कि क्या बोल रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉम्प्टिंग हो जाती थी, थोड़े से मैं उनसे असिस्टेंट्स को पूछ के हर एक मीनिंग लिखता था। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं एटलीस्ट जो डायलॉग्स हैं बोलता रहूँगा। मुझे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और आपकी लिप्स की सिंक हो ही नहीं रहे लाइंस। तो मेरी आप कोई भी फिल्म देखेंगे तो उसमें सिंक हमेशा होगा, क्योंकि मुझे लाइंस बोलनी थी, और अगर मुझे लगता था कि कहीं मैं सिंक मिस कर गया तो मैं फिर दोबारा टेक लेता था। सो आई थिंक वो जो कन्विक्शन था ऑन स्क्रीन जो दिखा लोगों को या प्रोड्यूसर्स को, सो दैट केप्ट मी गोइंग इन साउथ। तो आप डब करते हैं या आपकी आवाज़ कोई और देता है? नहीं, मेरी और कोई डब करता है, क्योंकि अब तो बहुत अच्छी तेलुगु बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। हाँ। अभी मैंने एक फिल्म के कुछ पोर्शंस किए भी थे विच वाज वेरी गुड। तो अभी मैंने अरुंधति के ही कुछ पोर्शंस किए थे, और आई रिमेम्बर कि उसमें जब मैं जो पायलट की साउंड सुन रहे थे, उनको डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा था साउंड, और उन्होंने बोला कि यार वी शुड यूज़ इट। फिर एक डबिंग आर्टिस्ट है, उनको उसके साथ मैच करवाया गया मेरी वॉइस के साथ। तो बट आई मीन एवरी डे इज अ लर्निंग। अच्छा, अरुंधति से याद आया, जो अनुष्का हीरोइन है, तो उसको इंडस्ट्री में लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था, उसके बारे में बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ शी इज अ वेरी बिग स्टार नाउ। आई रिमेम्बर अनुष्का का नाम एक्चुअल स्वीटी है, हमारे लिए आज भी स्वीटी है वो। तो मेरी जिम में वो वर्कआउट करती थी, और पुरी जगन्नाथ एक डायरेक्टर है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एक फिल्म बना रहे थे सुपर, जो धूम का वर्जन था साउथ का। मैं और नागार्जुना थे उसमें, और उन्होंने मुझे बोला, कि कोई डू यू नो एनी गर्ल, कोई अच्छी हो लड़की तुम नहीं रिकमेंड कर सको। तो ये अनुष्का को मैंने अपने जिम में देखा था। अनुष्का मतलब दर्शकों में बताना चाहती हूँ, अनुष्का शर्मा नहीं, ये अनुष्का शेट्टी जो साउथ की हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अनुष्का शेट्टी। तो वो मेरी जिम में वर्कआउट कर रही थी, तो मैंने कभी उनसे बात कभी नहीं की, हमेशा स्माइल वगैरह करते रहते थे। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला एक लड़की है बड़ी अच्छी है, आई थिंक यू शुड मीट हर। तो फिर मैंने उसका नंबर लिया अपने ट्रेनर से, और उसको डायरेक्टर को दिया, और उसको बुलाया गया, और शी वाज कास्टेड फॉर दैट फिल्म। और जब मैं अन्नपूर्णा स्टूडियोज में मिला उससे, तो वो एकदम बड़ी खुश हो गई, रे आप यहाँ पे, सोनू आप कैसे? तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि अनुष्का आप इसलिए यहाँ पे हो क्योंकि सोनू ने बोला था, एंड दिस इज हाउ हर जर्नी इन साउथ स्टार्टेड। और फिर उसका नाम भी जो अनुष्का था, तो सब सोच रहे थे कि क्या नाम रखा जाए। तो मेरी कज़न है, मेरी एक नीज है अनुष्का, जो मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी है, मुझे उसका नाम बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बोला कि अनुष्का इज अ गुड नेम। तो बोला हाँ यार अनुष्का। सो दिस इज हाउ शी बिकेम अनुष्का शेट्टी। और फिर हमने अरुंधति की साथ में, एंड यू नो दैट आल्सो वाज अ बिग ब्लॉकबस्टर। अच्छा, ये तो हो गई सब साउथ की बातें। हम जानना चाहेंगे, आप सबसे पहली हिंदी फिल्म आपकी कौन सी थी, और वो आपको कैसे मिली? मैंने शहीद आज़म फिल्म की थी, भगत सिंह। तो मैंने उसमें भगत सिंह का टाइटल रोल प्ले किया था। और उस समय 3-4 भगत सिंह आई फिल्म्स, बॉबी देओल एक में थे, अजय देवगन एक में थे, और एक में मैं था। तो तीनों फिल्में रिलीज हुई, और तीनों अच्छी नहीं गई क्योंकि इतना कंपटीशन चालू था।
लेकिन मुझे रिकग्निशन उससे काफ़ी मिला. आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑल द अवार्ड्स दैट ईयर एज अ डेब्यू. और वो फिल्म मणिरत्नम ने देखी और मणिरत्नम ने मुझे युवा के लिए बुलाया. और फिर युवा से जब जर्नी शुरू हुई, फिर जोधा अकबर एंड ऑल दीज फिल्म्स आई डिड. So I think शहीद-ए-आज़म भगत सिंह was the first seed in Hindi cinema. एक शीशा फिल्म भी थी ना आपकी, वो उसके बारे में बताइए. या वो शीशा थी, मैंने नेहा के साथ की थी फिल्म. हाँ. वो गुड्डू धनोआ उसके प्रोड्यूसर थे. उन्होंने युवा देखी थी फिल्म को, बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे उस फिल्म के लिए बुलाया था. एंड दिस इज हाउ उसमें सॉन्ग से तो जो रोमांटिक एंगल था वहाँ से लोगों ने एक्सप्लोर किया और फिर वहाँ से आशिक बनाया आपने आई फिल्म. तो दैट वाज आल्सो गुड. तो ऐसे ही चलती गई जिंदगी की डोर जो है. अच्छा, आप फिल्मों में काम करना तो चाहते थे, आप हीरो बनना चाहते थे या आपको जी मैंने नेगेटिव, मुझे याद है कि फर्स्ट मुझे जो नेगेटिव ऑफर किया था वो सतीश कौशिक साहब ने किया था. मैंने अपनी साउथ की फिल्म की जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी उसके कुछ रशेस थे, तो मैं पॉजिटिव ही रोल करना चाहता था, नेगेटिव बिल्कुल नहीं. तो मैंने उनको वो रशेस दिखाए तो उन्होंने बोला यार बड़े ज़बरदस्त यार, तू ना नेगेटिव में एकदम हिट हो जाएगा अगर करेगा. तो मैंने एकदम बोला यार ये मैं इनके पास कभी नहीं आऊँगा आज के बाद, मुझे नेगेटिव रोल ऑफर करते, मैं पॉजिटिव करने आया हूँ. तो मैं नेगेटिव क्यों करूँगा. सोचा नहीं था. इसीलिए अगर आपने दबंग देखी है तो उसके अंदर एक सीन था जो मेरा ही लिखा हुआ सीन था. अच्छा. कि जब ओम जी साथ में बैठते हैं, मेरे सामने बैठते हैं और उसके अंदर मैं पूछता हूँ कि क्या लगता है तुमको कि यहाँ का सबसे बड़ा विलन कौन है. तो एक पंडित आता है, बोलता है कि सबसे बड़े विलन तो आप ही हैं छेदी सिंह जी. तो मैं उसको नारियल उसके सर पे मारता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए और तुम हमें विलन बोलते हो. तो वो सीन वहाँ से ही सोचा गया था. सो आई थिंक बट देन वी रियलाइज कि एक्टिंग ये सीन आपने लिखा था, ये मेरा ही लिखा हुआ सीन था. इनफैक्ट उसके बड़े डायलॉग्स जो एक मुझे याद है उस फिल्म को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला था कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले, और ये सब था. बहुत फेमस हो गया. वो डायलॉग भी मेरा ही लिखा हुआ था. Really? तो मैं ऐसे लिखता भी रहता हूँ कभी, बातों से सीन्स भी लिख लेता हूँ मैं. तो सब मेरे जिन मैं डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ दे नो दैट थिंग. सो आई नो कहीं ना कहीं मदर मेरे लिखते थे लिटरेचर, तो वो कहीं ना कहीं वो है. आपकी पूरी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी है जी, तो उनको कोई इतराज नहीं था आप फिल्मों में काम. देखिए पढ़ाई तो कर ही ली थी मैंने, इंजीनियर बन गया था. ऐसा सोचा था कि अगर फिल्म्स में नहीं कुछ बनेगा तो जॉब तो कर ही लेंगे. और वी हैव अ फैमिली, एक बैकअप होना ज़रूरी है. और मैं सबको बोलता हूँ कि एक बैकअप होना ज़रूरी है. और आई थिंक वो जो इंजीनियरिंग की डिग्री थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो एक बैकअप था कि बॉस यहाँ नहीं कुछ चक्कर चला तो जॉब ज़रूर वेट कर लेगा. आपको दबंग कैसी मिली थी, मतलब दबंग मेरे डायरेक्टर थे अभिनव कश्यप, वो मणिरत्नम के असिस्टेंट थे युवा के समय. तो उन्होंने बोला था कि मैं जब भी पिक्चर बनाऊंगा मुझे तुम्हारे साथ ज़रूर काम करना है. और उन्होंने मुझे दबंग ऑफ़र की और मैंने दबंग रिजेक्ट कर दी थी फिल्म. तो मुझे उस स्क्रिप्ट में मुझे उतना मज़ेदार नहीं लगा जो मेरा किरदार था. सो देन आई सेड नो टू देम. एंड काफ़ी दिन 15-20 दिन के बाद वापस अरबाज ने मुझे फ़ोन किया एंड अरबाज खान सेड कि आप क्यों नहीं पिक्चर करना चाहते. तो मुझे लगा कि यार मुझे ये रोल अच्छा नहीं लगा. और उन्होंने बोला कि हम बैठ के बात करेंगे, तुम बताओ क्या सजेशंस हैं. तो जो पहले छेदी सिंह का रोल था बहुत ही क्रूड था, एकदम ऐसे गुस्से में घूमता रहता है, एकदम ऐसे कुछ उसमें था नहीं. मैंने बोला कि इसको चेंज करके इसको कॉमेडी बनाते हैं, इसके अंदर एक लाइट मोमेंट्स लेके आते हैं, इसके अंदर कैरेक्टर बनाते हैं, एक किरदार रखेंगे भैया जी स्माइल वाला फोटोग्राफर, वो भी मैंने डलवाया था उसके अंदर. तो मैंने बोला कि मैं कुछ नोट्स लेके आता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे देन आई एम ऑन. तो मैंने पूरे नोट्स लिखे, मैंने डायलॉग्स लिखे अपने, मैंने सीन्स लिखे. सो देन आई वेंट टू हिम. उनके ऑफिस में अभिनव बैठे थे, अरबाज बैठे थे. तो मैंने उनको सुनाने शुरू किया और मैंने करके बताने शुरू किए. सो दे वर वेरी, उनकी हंसी निकल गई, यार बड़ा अच्छा सुपर है. एंड आई रिमेंबर सलमान उस समय अंदर आए, तो सलमान कहता है तू क्यों नहीं कर रहा यार पिक्चर हमारी. तो मैंने बोला, अरबाज कहता है सोनू हैड written few scenes, they are very good, तुम सुनो. तो मैंने फिर सलमान को बताया, तो वो भी स्माइल करने लगे. बट ही वॉज नॉट कन्विंस. ही सेड कि नहीं यार तू कॉमेडी मत कर, छेदी सिंह को एकदम गुस्से वाला रखेंगे, तो कॉमेडी मत कर. सो मैंने उसको बोला कि सलमान आप देखो, आप स्माइल कर रहे हो इन सीन्स को देख कर, सो दैट मीन्स ये एंटरटेनिंग है. और अगर आप स्माइल कर रहे हो तो पब्लिक भी स्माइल करेगी जब ये आएगा. अच्छा, ये जो अपने अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक. जी बिल्कुल दोस्तों, आ रहा ना मज़ा. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटेंगे. कोशिश से कामयाबी तक. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. चलिए बातें करते हैं सोनू से.
सुनो, हमारी बात हो रही थी दबंग आपने जी। छोड़ दी थी, फिर जी। वापस आपने की जी। उसके बारे में, और आप उसके बारे में पहले बात करते हैं। फिर मुझे आपसे पूछना है, स्क्रिप्ट भी सुना आप खुद लिखते हैं और डायलॉग्स लिखते हैं, उसके बारे में बताइए। ये जी। किसी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप डायलॉग्स भी लिखते हैं। मैम मेरे मदर, मैंने जैसे बताया कि उनको राइटिंग का बड़ा शौक था जी। और हमेशा बोला करते थे कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं आप लिख लिया करो डायरी में। आज भी उनकी मेरे पास सारी डायरीज हैं, उनके स्कूल से कॉलेज डेज की डायरीज, जब वो पढ़ते थे, जब वो पढ़ाते थे, आज भी मेरे पास आई हैव गॉट ऑल दोस मेमोरीज। शी यूज्ड टू से कि वो ये जो स्पेशल होते हैं आप भूल जाएंगे, इसको लिखा करो। मैंने कभी लिखी नहीं, लेकिन जब वो 2007 में चले गए तो मैंने फिर लिखनी शुरू की मेमोरीज या कुछ मोमेंट्स से, जो अच्छा लगता था, जो सुनता था, अच्छा लिख लेता था। फिर मैं अपनी फिल्म्स में उसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि अरे हाँ ये अच्छा सीन था, चलो इसको सीन में बदलता हूँ। सो वो आदत है। मैं जिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ, दे नो अबाउट इट, और वो हमेशा लिखने के लिए देते भी हैं कि सोनू यार कुछ अच्छा है तो लिख के दे, और मैं लिख भी लेता हूँ। एंड आई थॉरली एंजॉय डूइंग इट। आपका वो डायलॉग तो बहुत फेमस हुआ है दबंग में जी। एक बार सुनाइए वो डायलॉग। मुझे याद है कि हम लोग फिल्मिस्तान में हम शूट कर रहे थे, मेरा फर्स्ट डे था सलमान के साथ शूट का, और वो सीन लिख रहे थे कि जब वो डायलॉग लिखा गया कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले, और एकदम और बड़ा अच्छा सीन था। मुझे याद है कि सलमान और अरबाज और हम लोग रात को खाना खाने जा रहे थे, हम वाई में शूटिंग कर रहे थे यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा पारसी खाना मिलता है, चलो हम लोग वहाँ चलते। तो उनकी मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो सलमान ने मुझसे पूछा कि यार सोनू कंफर्टेबल है ना, तू गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है? तो मैंने बोला कि कहा ना भैया कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो बड़ा यार बड़ा अच्छा डायलॉग, इसको यूज़ कर दे। तो फिर हमने अगले दिन जो सीन शुरू किया उसमें हमने वो डायलॉग यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। जो रियल ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो मोमेंट्स निकलते हैं ना, वो हमेशा मैजिकल होते हैं। दैट्स आई बिलीव। और वो पूरे ऑडियंस के दिल तक पहुंच बैठ जाते हैं और जी। दिमाग तक वो याद रखते हैं वो लोग। जी। या दैट्स ट्रू। तो इनफैक्ट मैं जब कॉलेज में भी था, मेरी बिहार के लोगों से बहुत दोस्ती थी, मेरे सब रूम पार्टनर्स से। तो जिस तरह बैठते थे, जिस तरह बात करते थे, जिस तरह उनका बोलने का लहजा था, वो हमेशा एक फोटोग्राफर को हमेशा साथ में लेके घूमते रहते थे फोटोग्राफ खींचने के लिए। तो वो सब चीज़ें जो थी वो दबंग में मैंने डाली। मेरे इंसिस्ट किया, और अभिनव जो थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो फटाफट वो पकड़ लेते थे, तो कि यार हाँ सुनो अच्छा, लेट्स पुट दिस। तो फिर वो जो चीज़ें जब डाली, तो जब लोगों ने फिल्म देखी, तो जो मेरे नागपुर के दोस्त थे, तो उन्होंने बोला यार ये तो जो सब कुछ हुआ है वही है फिल्म के अंदर। सो आई फील दैट्स व्हाई दैट लुक्ड सो मैजिकल। और हमने सुना है कि आप आपके फोटोग्राफ्स जो हैं कई जगह हमेशा आप यूज्ड टू लीव, उसका क्या रीज़न होता था? मैं जब दिल्ली से आया तो मैंने करीबन 1000-2000 फोटोग्राफ्स जो थे ना, मैंने डेवलप करवा के रख लिए थे। मैंने बोला कि अगर बॉम्बे में स्ट्रगल करते हुए पिक्चर्स को डेवलप करवाने के पैसे ख़त्म हो गए, तो एटलीस्ट पिक्चर्स तो है ना बांटने के लिए। तो उससे आजकल तो ईमेल से सब भेज देते हैं, उस समय तो हार्ड कॉपीज देनी पड़ती थी। जी बिल्कुल। तो मैं जिस ऑफिस में जाता था कि मैं एक पूरी लिस्ट बनाता था सुबह उठ के, कि आज बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन उतरूंगा तो तारदेव में एवरेस्ट बिल्डिंग में हर फ्लोर पे बांटता जाऊंगा। तो जो भी ऑफिस दिखता था, तो मैं ऐसे ही चलते चलते देखता था कि यार उस ऑफिस में कहीं भी अगर कोई फिल्मी पोस्टर लगा हुआ है या कुछ ऐड का लगा हुआ है, तो मैं देखता था। फिर मैं धीरे से अंदर घुसता था कि मैं पिक्चर्स दे देता हूँ अपनी। तो मैं देखता था कि लोग देखते भी नहीं थे कि कौन देने आया पिक्चर, एकदम ऐसे काम कर रहे हैं, हाँ रख दीजिए आप जरा पिक्चर्स रख दीजिए। तो मैंने 1-2 ऑफिस में जब रखा, तो मैंने बोला कि यार ये देखते ही नहीं यार, अगर देखेंगे तो बॉडी शॉडी देखेंगे और हाइट वाइट देखेंगे, शायद काम दे दें। तो बट कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो फिर मैंने पिक्चर्स देता था, मैं बोलता था कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो फिर मैं क्या पानी के बहाने वो देखेगा जरूर, तो बोलता हाँ हाँ प्लीज़ ये लीजिए। फिर पानी पीते पीते मैं उनसे बात करता था कि यार कैसा काम चला, हाउ इज़ द वर्क हैपनिंग दीज डेज एंड ऑल। बोले हाँ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मैं अच्छा थैंक यू। फिर जाता था अगले ऑफिस में, घुसता था, फिर पानी मांगता था। तो मुझे याद है कि एक लाइन में, चाहे आप फेमस स्टूडियो चले जाओ या एवरेस्ट में, तो 20-25 ऑफिस होते, तो हर ऑफिस में पानी पीता हो जाता था। तो मैंने बोला कि शायद कोई नोटिस करे, पर 2.5-3 साल ऑडिशन देते रहे, लेकिन नोटिस कभी नहीं किया। बहुत कोशिश की और कामयाबी तक पहुंच ही गए आप। Still miles to go, ma'am, but the journey is on. Very nice. अच्छा, आपको ये बॉडी बनाने का शौक बचपन से, मतलब जब टीन से शुरू हुआ या फिल्मों में आने के बाद शुरू हुआ? नहीं, पहले से था मुझे। मैं माशाल्लाह यू गॉट वेरी गुड बॉडी। थैंक यू। थोड़ा सा जेनेटिकली मेरे डैड भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मेरी जैसी हाइट थी उनकी। तो
मोगा में थे, जिम थे नहीं, तो गौशाला जैसी रहते थे जिसमें कुछ 2-4 डंबल्स और 1-2 चीज़ें पड़ी रहती थी, वहाँ मारते थे। फिर नागपुर में आके मेरा एक्चुअली जो फुल इंक्लिनेशन था वो आया कि नहीं यार बनानी है फिजिक, पर तब सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है, बट शौक था, पर वो बन गई। और फिर बनते बनते जो साल थे वो एज एन एक्टर भी फ़ायदेमंद हो गया, क्योंकि तैयार ही आए थे जब आए बॉम्बे में। अच्छा, आप जैसे इंग्लिश एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर्स को देख के भी आपका इम्प्रेस होते थे या? मैं सिलेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड से बहुत इम्प्रेस था। उनको देख के मैंने एक्सरसाइज शुरू की, उनके पोस्टर्स भी मेरे हॉस्टल में लगे हुए थे, और उनको देख के मुझे था कि ऐसी बॉडी बनानी है यार, यू नो आई हैव टू वर्क आउट लाइक दैट। उन्हें देख कर लगता था ना कि मैं भी हीरो बनूंगा? थोड़ा सा एक था कीड़ा, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत डाला मेरे अंदर। दैट्स नाइस। अच्छा, हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने सुना है आप जिनसे भी दोस्ती करते हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्ती हमेशा कायम रखते हैं आप, और आप बहुत अच्छे दोस्त की तरह भी प्रूव होते हैं उनके साथ। तो ये दोस्ती का क्या है, वो ज़रा बताइए तो। मेरे अगर आज भी आप मेरे जितने दोस्त हैं वो सब मेरे स्कूल और कॉलेजेस के दोस्त आज भी हैं। जब मैं बॉम्बे आया तो अकेला था, कोई पहचान नहीं थी, तो मेरे जितने साथ के दोस्त थे, कोई नागपुर में बेस्ड था, कोई दिल्ली में था, तो मेरा एक छोटा सा रूम था जो मैंने लिया होता। मैंने बोला कि तुम भी बॉम्बे आ जाओ, तो उनको रहने की जगह मिलती थी और वो साथ में सोते थे। एक टाइम ऐसा था कि मेरे एक रेंटेड अपार्टमेंट जो मेरा था उसमें 12-12, 13-13 लोग सोते थे। आज वो बड़े कामयाब फोटोग्राफर्स बन चुके हैं, अपने फील्ड में, मीडिया के फील्ड में बहुत कामयाब नाम है। और उस समय सोने की अगर जगह किसी के पास नहीं होती थी तो मेरा घर होता था, और वो आकर सोते थे, और उनको पता था कि यार भाई अभी मेरे पास 2 महीने घर नहीं है, मैं सोऊंगा, तो मैंने बोलता कि हाँ सो। तो लाइन से लगे रहते, जैसे रेलवे स्टेशन में लोग सोते हैं वैसे मेरे घर में सोते थे लोग। बट आई एम ग्लैड कि सब दे आर ऑल डूइंग वेल इन देयर लाइफ्स नाउ। दैट्स गुड। दोस्तों ने कभी आपकी मदद की या आप ही उनकी मदद करते रहे? नहीं, उन्होंने भी मदद की। मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ कि दुआओं से इंसान अपने सपने साकार होते देख सकता है, और उन सब की दुआएं थी। दे ऑलवेज यूज्ड टू विश फॉर मी, और हमेशा दे वांटेड मी टू डू वेल इन लाइफ। तो मुझे लगता है वो दुआएं कहीं ना कहीं काम ज़रूर आई हैं। अच्छा, प्रभुदेवा के साथ आपने एक बहुत अच्छी फिल्म की थी जी। वो फिल्म आपको कैसी मिली, और उस फिल्म के बारे में आर राजकुमार, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने प्रभुदेवा के साथ उससे पहले एक फिल्म की थी, रमैया वस्ता भैया, वो भी बड़ी हिट गई थी फिल्म। फिर उन्होंने मुझे आर राजकुमार के लिए साइन किया फिल्म। आई रिमेंबर मैं दुबई में क्रिकेट खेल रहा था उस समय, और मेरी 4 दिन बाद शूटिंग थी। मैं, सोनाक्षी और शाही तीनों हम लोग शूट कर रहे थे गुजरात में। तो मेरा प्रभुदेवा मुझे बोलते कि यार तुम क्रिकेट इतना खेलते हो, बड़ा रिस्की रहता है, एक्टर्स को नहीं खेलना चाहिए, और जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने बोला हाँ सर, मैं ध्यान रखूँगा। और मुझे याद है कि उस दुबई में क्रिकेट खेलते समय मेरा पिच में कहीं ग्राउंड में दौड़ते समय पैर फंस गया था, स्पाइक्स, और मेरा पैर टूट गया था। तो ऑन लाइव मैच चल रहा था और मेरे 6 फ्रैक्चर हो गए थे टांग में, और मुझे स्ट्रेचर वेचर से लेके गए, और डॉक्टर्स ने बोला कि आप 5-6 महीने कुछ नहीं कर सकते, और सर्जरीज हैं आपको करनी पड़ेंगी। तो मैंने प्रभु सर को फ़ोन किया कि सर आप किसी और के साथ शुरू कर लें फिल्म में, 3-4 महीने मुझे लगता नहीं मैं निकल सकता हूँ हॉस्पिटल से। सो उन्होंने बोला कि नहीं, ये फिल्म तो तेरे साथ ही बनेगी, हम वेट करेंगे। तो मुझे याद है कि वो 4 महीने पूरे, सोनाक्षी की डेट्स भी ख़राब हुई, शाहिद की भी हुई, प्रभु सर भी सब थे, बट दे वेटेड फॉर मी फॉर दोज 4 months एंड देन आई स्टार्टेड दैट फिल्म। सो आई थिंक he's like a brother and a true gentleman. रमैया वस्ता में I have seen that movie, इसमें बहुत पॉजिटिव रोल था आपका। तो फिर इसमें एकदम से पूरा नेगेटिव कैसे आपने? मैं जब जाता हूँ ना सेट पे, आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर मुझे वो एक्साइट करता है तो मैं I thoroughly get into it। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा इमेज की बात करते हैं। एक समय होता होगा कि यार ये सब नहीं कर सकते। लोगों को अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पीपल लव इट। तो मुझे याद है कि मैं साउथ में बड़े नेगेटिव रोल्स किए। मैं एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं अल्लू अर्जुन, मैं उनके साथ बैठा था। उन्होंने बोला कि सोनू, हमारी ये 4th जनरेशन है फिल्म्स में, और तुम पहले एक्टर हो। जब वो स्क्रीन पे आते हो साउथ के अंदर, तो एक ऑडियंस में एक बहुत हल्ला मचता है। तो वो कभी नॉर्थ के एक्टर्स के लिए कभी नहीं हुआ, वो तुम्हारे लिए हुआ है क्योंकि लोग तुम्हें पसंद इतना करते हैं। सो आई थिंक लोगों ने एक्सेप्ट किया जो मैंने फिल्म्स की, चाहे वो जो रोल्स किए। सो आई वाज कन्विंस्ड कि जब तक आप एज एन एक्टर कन्विंस कर पाते हो, अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर पाते हो, योर जॉब इज डन, एंड आई स्टिल फॉलो दोज प्रिंसिपल्स। मैंने एक बात देखी है सोनू, साउथ में इफ दे अप्रिशिएट यू और दिल से एक्सेप्ट करते हैं, और वो ऑडियंस के चेहरे पे और उनके एक्शन में दिखाई देता है।
तो यहाँ मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन जी। यहाँ के लोग अपनी फीलिंग्स बताने में डरते हैं जी। या छुपाने में डरते हैं, पता नहीं कुछ जी। एक्सप्रेस ही नहीं करते। वहाँ के ऑडियंस इतने खुले दिल से पूरे- आपको पूरे दिल से। हाँ, पूरे दिल से वो लोग उनका accept रिलीजन करते है हैं। कि मैम कि ये एक्टर हमें पसंद है तो हम कुछ भी करेंगे Yeah, इसके लिए। exactly. सो वो आई थिंक दैट्स अ फन। मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्म्स छोड़ी हैं साउथ की फिल्म्स के लिए। तो लोग बोलते थे यार तू अभी साउथ में अच्छा होगा, अभी तू हिंदी फिल्म्स क्यों छोड़ रहा है? तो मेरे लिए भाषा कुछ नहीं थी, मेरे लिए कोई नहीं था। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मराठी है, हिंदी है। Yeah. मुझे था कि यार ये रोल कमाल का है, मुझे करना है। और साउथ ने मुझे शुरुआत दी, तो मुझे यहाँ पे हमेशा मैं आई विल बी ऑलवेज लॉयल टू दिस इंडस्ट्री और मैं करता रहूँगा। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि हमेशा करता रहूँ फिल्म्स। अच्छा, आपने कितनी लैंग्वेजेस में काम किया? जहाँ तक, क्योंकि मैंने तेलुगु जी। तो देखी, तमिल जी। पता है, मैंने हिंदी 3। तमिल में करीबन 5-6 फिल्में की है, तेलुगु में करीबन 25 से 30 फिल्में की हैं, वाह। कन्नड़ा में की हैं, मैंने चाइनीज़ फिल्म्स की हैं, चाइनीज़ की हैं? मैंने मराठी फिल्म्स की हैं वाह। और इंग्लिश फिल्म्स की हैं। सो आई हैव डन इन ऑल द लैंग्वेजेस। दैट्स गुड। जी। सिर्फ मलयालम नहीं की ना? मलयालम नहीं एक की मैम। हाँ। तो वो अभी आज आपसे मिला हूँ तो आपने खूब 25-30 इंशाल्लाह। फिल्में की हैं। Yes, तो अभी sir. मैं आई विल फॉलो योर फुटस्टेप्स एंड आई विल डू फ्यू वो मोर इन डेफिनेटली मलयालम नहीं, आल्सो। आप मलयालम में काम कीजिए, बड़ा मजा आता है। जी। सबसे इजी बात क्या है, वो लोग क्योंकि 27 फिल्मों में काम करने के बाद भी मुझे मलयालम उतनी ही आती जितनी आपको आती है। अरे क्या बात है। बिलीव मी, फर्स्ट जब मैं पहली फिल्म, इसके बारे में बाद में जी। बात करूंगी। दोस्तों, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी बातें मैं अपनी बताऊंगी और बहुत सारी बातें उनसे सुनेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं फिर से कहूँगी, मिलते हैं डैशिंग सोनू सूद से। थैंक यू मैम। हाँ, तो मुझे ये पूछना था, आपने दबंग की, जी। फिर उसके बाद इमीडिएटली आपने हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर की। उस दौरान मैंने सुना कि शाहरुख एंड सलमान दोनों आपकी बॉडी देखकर बड़े बड़े परेशान होते थे, यार तुम्हारी बॉडी देखकर हमको भी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात के इस बारे में बताइए। परेशान नहीं, बट आई रिमेम्बर कि दबंग हम लोग वाई में शूट कर रहे थे और हाँ। सलमान का नीचे रूम रहता था, उसके बिल्कुल दरवाजे के सामने जिम रहता था। तो मेरी सुबह उठने की 5-5:30 बजे उठने की आदत है कि मैं 5 बजे सुबह जिम चले जाता हूँ। और कोई नहीं रहता था, तो इतनी वहाँ साइलेंस थी कि अक्सर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेट्स की आवाज़ आती रहती है। तो कई बार सुबह उठ जाता था, उसकी नींद खुलती थी, या कई बार लेट ही सो जाता था। तो बोलता यार तू क्यों सुबह सुबह वर्कआउट कर रहा है, तेरी साउंड से कहता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मुझे और टेंशन हो रही है कि तू और बॉडी बनाता है यार, क्यों बंद कर बॉडी बनाना। तो मैंने बोला कि चलो आप भी आ जाओ यार, साथ में शुरू करते हैं वर्कआउट। सो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार यू आल्सो इंस्पायर मी। जब मैं सुनता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मैं आई आल्सो शुड कम एंड वर्कआउट। तो वही था, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे हम लोग। शाहरुख ऑल्सो यूज्ड टू वर्कआउट, वी ऑल यूज्ड टू वर्कआउट टुगेदर हैप्पी न्यू ईयर के दौरान भी। और शाहरुख जब हम लोग वर्ल्ड टूर भी करके आए तो शाहरुख ने हमेशा मुझे आगे रखा कि यार जो बॉडी दिखानी है स्टेज पे, वी डिड वर्ल्ड टूर इन लंदन, यूएस, कनाडा करके आए। तो हमेशा शाहरुख ऑल्सो ऑलवेज प्रोजेक्टेड मी कि यार बॉस बॉडी होते इसकी जैसी बनाओ है। आई थिंक दे वर स्वीट, बड़े भाइयों की तरह, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। दैट्स सो नाइस। अच्छा सुनो, माशाल्लाह आप हिंदी में भी इतने सक्सेसफुल हैं, साउथ में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो यहाँ डेट्स कैसे मैनेज करते हैं आप? मैम हो जाती हैं, पता नहीं। हाँ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शुरू में जब आप ज़िंदगी के जो पड़ाव होते हैं ऊपर चढ़ते हैं तब लोग आपको रिप्लेस करते हैं, और फिर जिस दिन आपकी रिप्लेसमेंट नहीं होती तो फिर लोग जो होते हैं डेट्स रिप्लेस करते हैं। Yeah. तो फिर एक दौर आया जब लोगों ने डेट्स एडजस्ट करनी शुरू की और उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताओ क्या डेट्स हैं आपकी, और फिर उस हिसाब से शेड्यूल बनने शुरू हुए। सो आई फील कि हर कभी एक दौर आता है। जी, कभी ऐसा हुआ कि आप जहाँ डेट्स एडजस्ट नहीं कर पाए तो आपकी जगह किसी और को लिया, तो आपको कोई ऐसी बड़ी बहुत फिल्म दफ़ा होता आपके हाथ से निकल है, गई? काफ़ी दफ़ा होता है और बहुत दफ़ा हुआ भी है। बट आई ऑलवेज बिलीव कि जो आपकी डेस्टिनी में है मैम खुद ब खुद आ ही जाएगा आपके पास। वो शायद आपके लिए बना ही नहीं था रोल्स। आई ऑलवेज बिलीव दैट। सो नो रिग्रेट्स, पर काम करते रहना ज़रूरी है। अच्छा, आप यहाँ भी साउथ में काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं, डिफरेंस क्या है बताइए, क्योंकि मैं भी दोनों यहाँ काम करी हूँ, इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्या डिफरेंस ज़्यादा नज़र आता है? मुझे मैम पहले ऐसा लगता था, अभी तो खैर हिंदी में बहुत प्लान्ड हो गए हैं, थोड़ा सा चलते हैं, पर शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि साउथ वाले बहुत प्लान्ड हैं, जल्दी काम ख़त्म करते हैं। जिस दिन शुरू करते हैं डेट, उस दिन पता होता है कि कौन सी डेट को फिल्म रिलीज़ होनी है। आपकी डेट्स ख़राब नहीं होती, फटाफट काम ख़त्म करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि फ़िल्म ख़त्म हो गई और आप आ गए हो।
हिंदी में थोड़ा सा लंबा खिंचता था, लेकिन अभी लेटली आई वुड से कि हिंदी में भी वैसे ही थोड़े से जब कॉर्पोरेट्स आए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो गई चीज़ें, ऑर्गेनाइज हो गए विद न्यूअर जनरेशन. सो नाउ आई थिंक दे आर ऑन अ सेम पेज. हाँ, क्योंकि मैंने नागार्जुन की डैडी के साथ काम किया था. वहाँ के लोगों में डेडिकेशन कुछ अजीब ही अलग है. जब मैंने काम किया था नागेश्वर सर बस सुपरस्टार थे. तो मैं हिंदी में एक फिल्म कर रही थी, विनोद खन्ना जी के साथ थी. तो मुझे यहाँ से प्रेशर आ रहा था कि आप आ जाओ. विनोद खन्ना जी की डेट्स हमको बहुत मुश्किल से मिली. तो मैंने उनसे कहा नागेश्वर सर से, सर कल मुझे 12 बजे की फ़्लाइट लेना है, 7 बजे प्लीज़ कल आप आ सकेंगे. एक गाना हमारा चल रहा था. मगर जिस तरह से उन्होंने ओके किया तो मुझे लगा कि शायद नहीं आएंगे. मैं 7:30 बजे पहुंची. 7 बजे से वो मेकअप करके चेयर लगा के बैठे हुए थे. कैन यू इमेजिन? आई फेल्ट सो बैड. काश हमारे लोगों में भी इतनी डेडिकेशन होती. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. मैम बहुत अच्छा है, जैसे आपने बताया कि वहाँ का जो वहाँ रिलीजन है उनके लिए, सिनेमा जो है रिलीजन है. और आई थिंक जिस दिन हमारे अंदर वैसा आ जाएगा तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर. दैट्स ट्रू. अच्छा सुनो, आप आज ऊपर वाले की दया से इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ आपकी मम्मी आपको हमेशा देखना चाह रही थी. तो आपको कैसे फील होता है, मुझे बताइए. मैं हर रोज़ फील करता हूँ, हर एक. मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं परसों दुबई में था. मुझे बड़ा अच्छा एक मैंशन टाइप का रूम दिया गया था होटल में. पेंट हाउसेस, ऊपर नीचे बेडरूम्स, पूल, सब कुछ अंदर है. तो मैं कुछ भी मुझे ज़िंदगी में बड़ी चीज़ मिलती, चाहे जब मैं बड़ी गाड़ी में बैठता हूँ, बड़े होटल्स में जाता हूँ, बड़ी फ्लाइट्स में जाता हूँ, कहीं भी कुछ भी लाइफ की जो सुविधाएं मुझे मिलती हैं, मुझे ऐसा ज़िंदगी में रिग्रेट रहता है कि शायद मेरे मदर होते, मैं उनको ये एक्सपीरियंस करवा पाता. शायद होते तो बड़ा खुश होते देख के. तो ज़िंदगी में कितना भी अचीव कर ले मैं मुझे पता है कि वो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती. आई थिंक वो हमेशा अधूरापन रहेगा ही लाइफ के अंदर. मैं जब मुझे याद है कि लास्ट टाइम वो जोधा अकबर के सेट पे आए थे और सितंबर का मंथ था और ऑलमोस्ट शूटिंग ख़त्म हो गई थी और बड़े खुश हुए. उन्होंने बोला कि सोनू ये फिल्म काफ़ी कुछ बदलेगी तेरी ज़िंदगी में. एंड मैंने बोला कि मामा हम लोग साथ में बैठ के देखेंगे फिल्म. एंड अक्टूबर में शी पास्ड अवे. और जब फेब में पिक्चर रिलीज़ हुई तो मैंने तो भी एक सीट अपने बाजू में प्रीमियर वाले दिन खाली रखी थी मदर के लिए. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे मॉम शायद मेरे साथ में बैठ के देख रहे हैं. सो नो मैटर हाउ सक्सेसफुल आई बिकम, या ज़िंदगी की कितने भी बड़े मुकाम पर हासिल हो जाए, बट वो अधूरापन हमेशा रहेगा लाइफ. अच्छा, शायद पूछना तो नहीं चाहिए. शी वाज नॉट वेल. मैम दिस वाज ऑल फाइन एकदम. मुझे याद है कि मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी 6 दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद मैरिज थी और मैं खुद जाने वाला था पंजाब 2 दिन बाद. एंड शी कॉल्ड मी कि यार सोनू देख कार्ड्स आ गए हैं, फटाफट आ जा यार, अभी 6 दिन तो बचे हैं शादी में सब में. और उन्होंने मुझे कार्ड पढ़ के बताया. एंड सडनली नेक्स्ट डे रात को मेरी बात हुई उनसे और सुबह जब सिस्टर का फ़ोन आया तो शी वाज क्राइंग ऑन द फोन. शी सेड कि मामा रात को एकदम बढ़िया थे और शी स्लेप्ट. अचानक और कभी फिर उठे ही नहीं वो. सो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज शॉक फॉर ऑल ऑफ अस और स्टिल वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. बट आई डोंट नो, कहीं ना कहीं शायद खुश हो रहे होंगे वो. अच्छा, हमने सुना है कि आपने उनके नाम पर एक एनजीओ भी खोला है, तो वो हाउ इट्स मैंने तभी खोला. उनका नाम प्रोफेसर सरोज सूद था एंड शी वाज जज एज अ बेस्ट प्रोफेसर फॉर ऑल 11 ईयर्स. उन्होंने ताज़ ज़िंदगी में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया. सुबह 5 बजे उठते थे, 5 से लेकर 9 बजे तक बच्चे पढ़ते थे. फिर उसके बाद कॉलेज जाते थे, 2-2:30 बजे आते थे, फिर बच्चे आते थे पढ़ाई करने के लिए और वो पढ़ाते रहते थे. और जब वो नहीं रहे तो मैं हमेशा उनके लिए चाहता था कि एक कुछ ऐसा करूं जो बच्चों को जो पढ़ाते थे वो आगे जो मशाल है आगे चलती रहे. सो एक उनके नाम पे ट्रस्ट खोला जो स्कॉलरशिप्स देता है बच्चों को पढ़ाने में. और आज भी पंजाब में जो इस कॉलेज में पढ़ाते थे आज भी और भी कहीं जहाँ पे भी हमें पता चलता है तो आज स्टिल भी हेल्प देम. और मुझे लगता है कि शायद उनकी तो ये एनजीओ बच्चों की पढ़ाई के लिए है ज़्यादातर. और भी हम लोग काफ़ी काम करते रहते हैं. अगर कुछ पता लगता है कि किसी को इलाज की ज़रूरत है तो विल गेट इट डन. जो मेरे बस में होता है तो मैं कोशिश करके करता रहता हूँ. बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सच्ची में. सब माँ की दुआएं हैं. अच्छा, अभी आते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ. मैंने एक तस्वीर आपकी देखी थी जैकी चैन के साथ, जी है ना? जी. तो वो फिल्म में आप दोनों साथ में थे और उसके बारे में कुछ बताइए. मैं जैकी चैन का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. सब लोग रहे हैं हम लोग. जी.
करीबन 2009 में मैंने एक इंटरव्यू, मैं उस समय सोर्ड फाइटिंग सीख रहा था, तो मुझे किसी ने पूछा कि आप सोर्ड फाइटिंग क्यों सीख रहे थे। मैंने बोला कि क्या पता एक दिन जैकी चैन के साथ मैं काम करूँगा। तो फिर 2016 के अंदर मुझे जैकी चैन के ऑफिस से फ़ोन आया कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं एंड वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैंने उस फिल्म के बारे में पढ़ा था कि बड़े बड़े जो हमारे स्टार्स हैं उनका नाम भी आ रहा था कि वो कर रहे हैं जैकी चैन के साथ फिल्म। तो मैंने जब गया और स्क्रिप्ट सुना तो मुझे लगा कि यार ये सच है कि, क्योंकि वो जो रोल्स ऑफर उनको हो रहे थे वो रोल मुझे ऑफर हुआ और 2 जनों की फिल्म थी जी। और शूटिंग भी शुरू हुई और मैंने जैकी चैन को वो स्क्रिप्ट, वो मुझे किसी दोस्त ने मुझे भेजा कि यार ये 2009 में तूने इंटरव्यू दिया था, तो मैं भूल चुका था उसके बारे में। अच्छा, इंटरव्यू देकर वापस आ गए? नहीं, 2009 में मैं इंटरव्यू दिया था मैंने, ऐसे ही जनरली जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं कि आप बोले कि मैं भी एक दिन जैकी चैन के साथ काम करूंगी और भूल जाते हैं, और 10 साल बाद आपको वो कोई ये इंटरव्यू दिखाता है कि आपने बोला था। तो मुझे ऐसे किसी ने भेजा कि आपने 8 साल पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं जैकी चैन के साथ काम करूँ। मैंने बोला कि यार मुझे याद नहीं, भेज तो मुझे। तो उन्होंने मुझे वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स भेजी और मैंने वो जैकी चैन को दिखाई और जैकी चैन वाज कि क्या बात है, ही टुक इट अवे, ही सेड आई वांट दिस, इट्स अ वेरी स्पेशल मेमोरी। फिर हमने उनके साथ फिल्म भी की और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर, जैकी चैन के करियर की सबसे बड़ी हिट है वो फिल्म कॉल्ड कुंग फू योगा। और फिर यू नो अभी चाइना का भी एक दौर है, वो भी शुरू हो गया है। दैट्स सो नाइस। सच्ची आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है। दिल तो नहीं कर रहा है कि और बातें यहाँ ख़त्म करें, लेकिन अभी ये ख़त्म करना पड़ेगा। अभी ये ख़त्म करने से पहले हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी, उसमें सिर्फ आप एक एक वर्ड में या एक एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। आपके फेवरेट खलनायक कौन है हिंदी में? अमजद खान। कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है, आर राजकुमार या दबंग? दबंग। अच्छा, आपका काम आपको सबसे ज़्यादा किस में अच्छा लगा, रामायणावस्था में या आर राजकुमार में? हैप्पी न्यू ईयर। मैंने एंजॉय तीनों में बहुत किया काम करते हुए, पर बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर बहुत पसंद आती है। मुझे भी हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छी उनको लगती है। कुछ लोगों को जो फैमिली ऑडियंस है उनको रमैयावस्था में बड़ा अच्छा काम लगता है, और जो मास ऑडियंस है उनको आर राजकुमार में बहुत अच्छा लगता हूँ। सो मुझे लगता है कुछ ठीक ठाक किया होगा जो हर एक ऑडियंस को केटर किया है। ओके। और आपका फेवरेट को स्टार कौन है? बहुत सारे, सब दे ऑल वेरी नाइस, बट आई फील जैकी चैन के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। आई थिंक मे बी वो हमेशा आइडल रहे हैं और उनके साथ मैंने करीबन 1 साल बिताया है। सो ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके। किस हीरोइन को छेड़कर आपको मार खाना पड़ा, तो कौन सा मज़ा आया वो बताइए? मैम छेड़ना बड़ा मुश्किल काम है बट आई डोंट नो, बट हम ऑफ द सेट में हम बहुत मस्ती करते रहते हैं हम लोग। आई थिंक अगर आप एक दूसरे को छेड़ने की या लेग पुलिंग की बात करें तो दीपिका के साथ हम बहुत मस्ती करते रहते थे। और आप सबका केमिस्ट्री वाज ब्यूटीफुल, दैट यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। मैम हमने करीबन 1.5 साल साथ में थे हम लोग, वी ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। और आप सोचे कि चाहे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हम लोग साथ में करते थे। कई बार वहीं सोते सोते उन्हीं के रूम में सो जाते थे, फिर उठा के चले जाते थे। तो एक फैमिली की तरह थे हम जो 5 लोग थे। मोगेम्बो, शाकाल और गब्बर, अगर मौका मिले तो इन तीनों में से कौन सा रोल आप करना पसंद करेंगे? अपने गब्बर। गब्बर जी हाँ सर। अच्छा, जिंदगी की कोई ऐसी गलती है जो मौका मिले तो आप सुधारना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं शायद अपने पेरेंट्स के साथ कम समय बिता पाया। आई डोंट नो कि बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन या स्ट्रगल के दौरान ज़्यादा समय निकला, बट आई थिंक अगर वो मैं कहीं ना कहीं समय में वापस जा पाऊँ, सो आई लव टू स्पेंड मोर टाइम विद देम। या अच्छा, कौन सी फिल्में ज़्यादा आपके दिल के करीब हैं, हिंदी या साउथ के? दोनों, बट साउथ थोड़ी सी मैं ज़्यादा कहूँगा क्योंकि मैंने सीखा काम वहाँ से। हाँ। साउथ मेरा स्कूल रहा है जी। और साउथ ने मुझे सिखाया है। साउथ ने मुझे वो समय सर्वाइव करने का मौका दिया जब मेरे पास हिंदी में काम नहीं था। That's good। चलिए ठीक है, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाबों का। और आपके बाजू में एक किताब रखी हुई है, इसमें आपकी तस्वीर है। हम चाहते हैं कि आप एक ऑटोग्राफ करें और एक छोटा सा पैगाम हमारे ऑडियंस के लिए आप उसमें लिखें। जी। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं।
कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक।